सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बिंग इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि इससे पहले एक वीडियो जो है इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो मैंने अपलोड किया था, ये वाला वीडियो जो काफ़ी लोगों ने देखा है। उसके बाद में वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि जेएससी के एग्ज़ाम में जो और क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमिक्स के, वो वाले जो हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और एमसीक्यू जो हैं वो लाए जाएँ। तो ये आज का जो वीडियो है जो उसी के ऊपर है। जेएससी के जो सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में आपके एमसीक्यू रहे हैं इकोनॉमिक्स के, वो सब डिस्कस करूंगा मैं। इससे पहले अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा, आप ये जाके देख सकते हैं। 25 एमसीक्यू जो हैं आपके जेएससी के एग्ज़ाम से, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए थे। और ये वीडियो काफ़ी जो है लोगों को पसंद आई। काफ़ी स्टूडेंट ने जो है इसमें बोला कि और जो एमसीक्यू हैं जेएससी के एग्ज़ाम से सेकंड शिफ्ट के या उसके बाद वाली शिफ्ट के, वो वाले वीडियो बनाए जाए। तो आज जो है सेकंड शिफ्ट के जो आपके एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज जो है मेरी कंटिन्यू है जेकेएसएसबी को लेके। ये वाली वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं। ये सभी वीडियोस आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। चैनल विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी वीडियोस को देखें। मैंने ऑलरेडी जो है एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी हुई है। आप वहाँ जाके ये वीडियोस देख सकते हैं और आपको लेक्चर्स प्लस जो नोट्स हैं दोनों टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके आप इन सभी लेक्चर्स की जो पीडीएफ हैं वो ले सकते हैं। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए जेकेएसएसबी के सब इंस्पेक्टर का इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है बहुत जल्दी जो है इस चैनल पे स्टार्ट होगा। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ में एक और चीज़ आपको बता दूं कि हमारे इंस्टाग्राम पे जो है डेली जो है मेरा क्विज़ का एक क्वेश्चन होता है। वो सभी क्वेश्चन जो किसी न किसी जेके एसएसबी के एग्जाम में आए हुए हैं वहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डेली क्विज़ के लिए। ठीक है, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो अभी अगर आपको ये वाली जो इससे पहले एमसीक्यू की वीडियोस हैं, इनके सभी के लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो अब की सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो 25 क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा मैं। आपके सामने सभी क्वेश्चन है, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। प्लस मैं अच्छे से आपको इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये कौन से टॉपिक्स आए हैं और इन क्वेश्चंस की अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है आपको मिलेगी, जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करूंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी स्कीम थी जिसमें जो है 100 डेज जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हैं, ठीक है, या फिर अनस्किल्ड वर्कर हैं, उनको काम देने की बात की गई थी बिटवीन द एज 18 टू 16 ईयर्स। ठीक है, मतलब ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये लिखा है कि ऐसे एक स्कीम जिसमें अनस्किल्ड वर्कर्स को 100 डेज की जो है वर्क यानी एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है बिटवीन 18 टू 16 ईयर्स, जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं या फिर एग्रीकल्चर या फार्मर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं चार। ठीक है, इसमें आपको इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिख रहा है यानी आईआरडीपी दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से ज्वार रोजगार योजना दिख रहा है और लैंडलेस लेबर के लिए लिखा है। तो ऑप्शन आपका जो राइट है वो लिखा है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, यानी आपने नाम सुना होगा एमजी नरेगा का। तो ये इनडायरेक्टली यहाँ पे जो नाम लिखा गया है एमजी नरेगा के लिए लिखा गया है, यानी कि एग्रीकल्चर या फार्मर्स के लिए ऐसे जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, अनस्किल्ड हैं, उन्हें 100 डेज वर्क जो है देने की बात की गई है एमजी नरेगा में। आपको पता होना चाहिए। और ये किसके अंडर आता है? ये एक एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी इसमें मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जेकेएसएसबी के जो आपके फाइनेंस का है, तो ये बिल्कुल एक सोशल स्पॉन्सर स्कीम में आ सकता है आपको, या फिर जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हैं उनमें से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन जो एक आपका पोर्शन है सब इंस्पेक्टर के इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में, उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर जो है चेकआउट कर सकते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो देख सकते हैं। यानी जितनी भी स्कीम्स हैं उन्हें आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सेकंड दिख रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है मुझे लगा, वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कम्युनिटी इक्वल्स टू द क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अभी आपके सामने एक डायग्राम बना के मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे ये सप्लाई रहेगा आपका, ये डिमांड रहेगा, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे प्राइसेस रहेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज इसलिए थे स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट ने इसका ऑप्शन जो है वो डी लिखा है, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, या फिर इसका आंसर जो है वो है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ऐसा क्यों है? मार्केट इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है और इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों है? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जो है वो फोकस करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक टर्म लिखी है प्राइस। ठीक है,
लिखा है द प्राइस एट विच, ठीक है। अगर ऐसा होता कि लिखा होता द पॉइंट एट विच, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है द प्राइस एट विच, तो हमें बताना है कि वो वाली प्राइस जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर लिखा होता द पॉइंट एट विच क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होता वो डी होता, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम ऐसा जगह होती है, ऐसी पॉइंट होता है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव सप्लाई और क्वांटिटेटिव डिमांड जो है इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो लिखी है वो है द प्राइस एट विच, ठीक है। तो जहाँ ये टर्म जहाँ पे आ गई, आपको क्वेश्चन अच्छे से जब पढ़ेंगे तो प्राइस जहाँ पे लिखा है इसका मतलब प्राइस की बात हो रही है। तो ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके राइट साइड पे, ठीक जहाँ पे जो प्राइस है इसको हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका फिर से आपकी कंज्यूमर गुड्स के रिलेटेड है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में दिख रहा होगा द कम्युनिटी इज क्लासिफाइड एज सिंगल यूज कंज्यूमर कम्युनिटी, ठीक है, कंज्यूमर गुड। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, ठीक है, या फिर कंज्यूमर गुड्स का पूरा कंसेप्ट जो है वो आपको समझना होगा। तो कंज्यूमर गुड्स जो है उसमें आपके काफ़ी टाइप्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो है आपको मिलेंगे। जैसे आपको ड्यूरेबल गुड्स मिलेंगी, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह से प्रोड्यूसर गुड्स में भी आपको सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मिलेंगी। अब ये सिंगल यूज का मतलब ये है ऐसी गुड्स जिनको आप फर्दर किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते, आप उन्हें डायरेक्टली जो है कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मैं दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करूं, लाइक वाइज बी जो है आपका हाउस। अब कोई हाउस अगर आप ले रहे हैं तो हो सकता है वो आप फाइनल अपनी कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, यानी खुद रहने के लिए ले रहे हैं, अदरवाइज आप उसे आगे रेंट पर भी दे सकते हैं। लाइकवाइज आपकी कार जो सी ऑप्शन है यहाँ पे, वो भी ऐसे ही आप उसे देख सकते हैं, या तो उसे आप पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं, अदरवाइज आप उसे आगे रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से सी ऑप्शन डी ऑप्शन जो है आपका कंप्यूटर, वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि या तो आप उसे अपने लिए खरीद रहे हैं या उसे आप किसी कंप्यूटर लैब में दे रहे हैं या फिर फर्दर किसी बिजनेस प्रोसेस में लगा रहे हैं। तो इसलिए जो तीनों ऑप्शन हैं ये आपके सिंगल यूज नहीं है। जो फर्स्ट ऑप्शन कोका कोला लिखा है वही आपका जो है वहां पे सिंगल यूज हो जाएगा। इसकी और एग्जांपल्स आपकी रहेंगी ब्रेड, ठीक है, इसी तरह से आपका बटर या फिर कोई भी कंज्यूमर गुड्स जो आपकी है फाइनल जिसे आप कंजम्पशन कंज्यूम करते हैं उसे हम बोल सकते हैं कि ये सिंगल यूज कंज्यूमर गुड है। इसी तरह से सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी होती हैं जिसमें आप कोयल, सीड्स, रॉ मटेरियल जितने भी होते हैं, यानी जो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के बाद में खत्म हो जाते हैं, उससे फर्दर जो है यूज नहीं किया जा सकता। जैसे एक मशीनरी है, उस वो जो मशीनरी है वो हर एक प्रोडक्शन में यूज होगी। लाइकवाइज अगर एक दिन में कोई प्रोडक्शन हो रही है तो वहां भी यूज होगी, लेकिन दूसरे दिन जो प्रोडक्शन हो रही है वहां भी यूज होगी, लेकिन उसमें जो ऑयल पड़ेगा, ठीक है, उसमें जो फ्यूल पड़ेगा वो सिंगल यूज है, क्योंकि वो एक ही दिन चलने वाला है, उसके बाद वो नहीं चलेगा, तो वो सिंगल यूज है। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा कि सिंगल यूज कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है। मैं आपको ये एक बार कहना चाहूंगा कि आप कंज्यूमर्स गुड्स का यानी ओवरऑल गुड्स का जो है एक बार अच्छे से देख लें, आपके आगे जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें लिए काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा है इन विच मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो फर्स्ट पार्ट इसकी फर्स्ट शिफ्ट का मैंने बनाया था वहां पे भी आपको पता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, टाइप्स ऑफ मार्केट में, जो कि आपके फाइनेंस में भी है, वहां पे सेम क्वेश्चन आया था लेकिन वो परफेक्ट कंपटीशन के रिलेटेड था। और क्वेश्चन ये था कि जहां पे लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म तो होते हैं बट जो उनका प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है, और यहाँ पे है प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट है, यानी डिफरेंशिएशन मिलेगी आपको प्रोडक्ट्स में। तो ऐसा किस मार्केट में होता है? तो आंसर बिल्कुल इजी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रहेगा, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है उसमें लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म्स और बायर्स और सेलर्स दोनों तो होते हैं, बट प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होता है, यानी एक जैसा प्रोडक्ट आपको मिलता है। ओलिगोपोली में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है लेकिन वहां पे लार्ज नंबर ऑफ जो है फर्म नहीं होते हैं, फ्यू नंबर्स होते हैं बिग फर्म के, ठीक है। और लास्ट डी ऑप्शन आपको पता ही है, मोनोपोली में सिंगल ही प्रोड्यूसर होता है, यानी सिंगल ही फर्म होता है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकती है, डिग्री उसमें वेरी करती है, लेकिन उसमें जो आपकी फर्स्ट क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होता, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स वाला या सॉरी सेलर्स वाला। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है सी रहेगा। ये काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था विच इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म रिसीव द डिपॉजिट एंड गिव लोन एंड देयर बाय ऑपरेट एज अ बैंक्स, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग से आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको इसका राइट ऑप्शन दिख रहा है डी, यानी इंडिजिनियस बैंकर्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इंडिजिनियस बैंकर्स क्या होते हैं या बैंकिंग में पूरा क्या सिस्टम आपका रहता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, पब्लिक
बैंकिंग रहेगी आपकी, यानी आप जिसे आप नेशनलाइज्ड बोलते हैं, ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक रहेंगे, शेड्यूल्ड बैंक रहेंगे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक रहेंगे, कुछ इंटरमीडिएटरीज होती हैं जो कि इंडिजिनियस बैंकिंग बैंकर्स में आएंगी। यानी इनके रोल तो ऐसे होते हैं कि जैसे एक बैंक अपने रोल परफॉर्म करता है। अब बैंक कौन कौन से रोल परफॉर्म करता है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। यहाँ इंडिजिनियस में मैं आपको दो टाइप्स बता सकता हूँ, मतलब दो इनके मेन फंक्शन जो कि बैंक भी परफॉर्म करते हैं और ये वाले इंडिजिनियस बैंकर्स भी परफॉर्म करते हैं। एक होता है टेक डिपॉजिट्स, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट करते हैं किस चीज को, डिपॉजिट्स को। और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड लोन, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं क्या, लोन्स, ठीक है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी बैंकर्स के पास में, किसी इंटरमीडिएटरीज के पास में ये दो फंक्शन होंगे तो उन्हें हम बैंक बोलेंगे, ठीक है। यानी वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेंगे और लोन्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो इंडिजिनियस बैंक ऐसे ही होते हैं जो कि पूरी तरह से बैंक्स तो नहीं होते हैं, नेशनलाइज नहीं होते हैं, ना ही शेड्यूल होते हैं, लेकिन उनके जो फंक्शंस होते हैं वो बैंकर्स वाले होते हैं। यानी वो एडवांस भी, जो एडवांसेस होते हैं वो भी लेते हैं, यानी डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, और एडवांस जो आपके लोन्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होंगे उन्हें हम इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशंस बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, which concept talks about producing the maximum possible output of various goods from the given available amount of resources। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी डेप्थ वाला और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा है कि इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे जिसमें कि हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है। यानी आप इसे देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से भी आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है, यानी ओवरऑल रिसोर्सेज से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन जो है वो सिमिलर दिखेंगे आपको, और सिमिलर इसलिए दिखेंगे क्योंकि सारे ही एलोकेटिव और एफिशिएंसी के रिलेटेड हैं, लेकिन आपको चूज करना है बेस्ट वाला, ठीक है। तो मैं आपको सभी अच्छे से एक्सप्लेन करके पहले बता देता हूँ। सबसे पहले डी ऑप्शन जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको मैं अलग कर दूंगा इससे, क्योंकि एलोकेशन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एफिशिएंसी की, ठीक है। यानी जब हम, हमारे पास में जो अवेलेबल रिसोर्स है उसी का यूज करके हमें मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। यानी हमारे पास में एक मशीनरी है, हमने उसे इस तरह से यूटिलाइज करना है कि उससे हम मैक्सिमम आउटपुट जो है वो दे सकें, वो ले सकें, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आ सके। तो इस केस में एलोकेशन का कोई रोल नहीं है। एलोकेशन का मतलब है कि आप उसे किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी प्रोडक्शन होने के बाद में एक सोसाइटी में उसको आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एलोकेशन में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं डी ऑप्शन को पहले ही क्या है एलिमिनेट कर देता हूं। इसके बाद एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की बात आ रही है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद है एलोकेटिव एफिशिएंसी। देखो उसके बाद फिर से एलोकेटिव की बात हो रही है तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। तो बचा आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो लिखा है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, यानी ऐसा कि इस तरह से उस एक मशीनरी को यूज किया जाए कि उसमें से मैक्सिमम आउटपुट जो है हमें मिल जाए। हमें मैक्सिमम आउटपुट किस तरह से मिल सकता है, या तो हम एक और मशीनरी ले आए उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, या हम क्या करें, उसी एक मशीनरी के ऊपर जो है अच्छे से लेबर लगाएं, स्किल्ड लेबर लगाएं, ताकि मैक्सिमम जो है आउटपुट आ सके। इसकी मैं एग्जांपल लूंगा, एक लाइकवाइज एक मशीनरी है, उसके ऊपर आप 4 लेबर जो है वो यूज कर रहे हो, जिसमें से 2 जो है वो स्किल्ड लेबर है, 2 जो है वो कैजुअल वर्कर हैं जो अनस्किल्ड हैं। आप उन्हें रिप्लेस करके स्किल्ड वर्कर लगा सकते हैं, जिससे कि स्पेशलाइजेशन भी बढ़ेगी और क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो यानी हमने ओवरऑल क्या किया, एफिशिएंसी जो है लाई किसमें, प्रोडक्शन में। हमने एफिशिएंट लेबर यूज की, एफिशिएंट वे ऑफ प्रोडक्शन यूज किया, जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। तो ये जो ऊपर ये जो लाइन लिखी है इसे बेस्ट एक्सप्लेन कौन कर रहा है, आपका ऑप्शन ए कर रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 7th, विच इंडस्ट्रीज वर ग्रांटेड ऑटोमेटिकली अप्रूव। ये जो है आपका ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 की आई थी उसके बाद में, ये आपके फाइनेंस में भी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म करके जो आपका टॉपिक है मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। लेक्चर्स आपको जो है मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं कि मैंने जो रिफॉर्म्स पढ़ाया है उसमें मैंने सब बताया है कि इसी तरह से 1991 का जो फर्स्ट शिफ्ट देखा हमने उसमें भी रिफॉर्म में से क्वेश्चन आया था कि कितने परसेंट जो है एफडीआई जो है वो सबसे पहले ओपन अप की गई, जो उसमें राइट आंसर था 51%, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कुछ सेक्टर्स में ये अब 100% भी कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि ऑटोमेटिक अप्रूवल किस वाली इंडस्ट्री में जो है आपको मिलता था, तो वो है एंटरटेनमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली इंडस्ट्री में। यहाँ पे डिफेंस का आपको ऑप्शन दिख रहा है सी, वो अभी तक नहीं है, ना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के आपको जो है एक बार फिर से जो है मैं न्यू इंडस्ट्रियल जो आपकी पॉलिसी है 1991 की उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कितनी एफडीज रहती हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में अप्रूवल था, कौन में नहीं था। तो मैं होपफुली वो वीडियो जल्दी लाऊंगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका
इसी में से था 1991 में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सोर्स ऑफ फंड्स आर क्लासिफाइड एज द बैंक्स लाइबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बैंकिंग में से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक बैंक का लाइबिलिटीज क्या होती हैं और असेट्स क्या होती हैं, ठीक है। अभी आप जब बैंक में जाते हैं, जो आप अपना पैसा वहां पे डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक की लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। यानी बैंक हमसे वो बारो कर रहा है, वो बैंक की क्या है, लाइबिलिटी है। लेकिन उसी डिपॉजिट से जब बैंक आगे लोन्स देते हैं, जो हम में से ही कुछ लोग जो बैंक्स में से लोन लेते हैं, वो बैंक के लिए क्या है, असेट्स है, क्योंकि उस लोन में से उसे क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। लेकिन जो डिपॉजिट उसने फिक्स डिपॉजिट अपने पास में रखे होते हैं, उनमें से उसे इंटरेस्ट जो है देना होता है, इसलिए वो उसकी लाइबिलिटीज रहेंगी। काफी इजी क्वेश्चन था। तो बारविंग्स जो होंगी बैंक की, वो उसकी लाइबिलिटीज होंगी। असेट्स क्या होंगी, जो उसने एडवांसेस दिए होते हैं, जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, वो एडवांसेस यानी जो उसने लोन्स दिए होते हैं, वो उसकी क्या रहेगी, असेट्स रहेगी, क्योंकि उसमें से उसको इंटरेस्ट जो है मिलेगा, ठीक है। लाइकवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, लिखा है व्हाट एडवांटेजेस कैन बी ऑब्टेन विद द हायर कैपिटल अकोमुलेशन। काफी इजी क्वेश्चन है, यानी ज्यादा से ज्यादा कैपिटल अकोमुलेशन होगी तो क्या होगा। कैपिटल अकोमुलेशन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा यूज ऑफ किसका, मशीनरीज का, या फिर आप स्किल्ड लेबर भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया कि इससे स्पेशलाइजेशन जो है वो ज्यादा होगी। यानी जब आप चीजों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल अकोमुलेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है आपकी इंडस्ट्री में जो है स्पेशलाइजेशन जो है वो होने लग जाएगी। तो ये आपका एक्सटर्नलिटीज के रेफरेंस में आपका क्वेश्चन है, यानी एक्सटर्नल इकोनॉमीज के या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स में आप इसको बोल सकते हैं। जब लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10, वो है दी प्रॉपर्टीज कैरेक्टराइज एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज में से आपको कंटिन्यू जो है इस वाले सेट में, और लास्ट वाला जो शिफ्ट 1 थी उसमें भी आया था, वो था आपका रियल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा था आपकी बिल्डिंग्स जो है उसमें ऑप्शन था, ठीक है। उसमें मैंने आपके साथ में ये भी डिस्कस किया था कि इसी तरह से हमारा फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे बॉन्ड, शेयर्स। और अब जो कंसेप्ट है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपका पेटेंट राइट्स होता है, ठीक है, कॉपी राइट होता है, यानी जो जिसकी प्रोडक्शन आपने खुद की होती है इंडिविजुअली, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो मटेरियल, यानी आपका कोई सॉन्ग है, आपकी कोई ऑडियो बुक है जो कि आपने पब्लिश की हुई है, उसके ऊपर जो आपको राइट्स मिलेंगे वो आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो आपके नाम पे है, ठीक है। इसी तरह से और यहाँ पे प्लांट, लैंड, जो मनी कैप्ट एट होम, ये सब जो है ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज नहीं है। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की कोई आपकी बुक जो आपने लिखी हुई है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद में कोई आपकी स्टोरी है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसी तरह से अगर आपका कुछ ऑनलाइन जो आपने कुछ पब्लिश किया हुआ है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इस तरह की जो होती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। इस केस में आपकी ऑडियो मटेरियल जो है, यानी आपका कोई सॉन्ग है, आपकी कोई ऑडियो बुक है, वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रहेगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप उसे बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 11, वो है विच ट्रांजेक्शन इज इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ऑफ द बीओपी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो बनाई थी, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट की, उसमें बीओपी के कंसेप्ट को आपको अच्छे से बताया था, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। मैंने बताया था कि करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में बेसिकली हम उन्हीं चीज़ों की एंट्री करते हैं या उन्हीं चीज़ों को मेजर करते हैं जो कैश में जिनकी ट्रांजेक्शन होती है और नॉन कैपिटल होती हैं। और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हमने कैपिटल वाली ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज किसकी करते हैं, कैपिटल वाली, जैसे एफडीआई हो गया, एफएफआई हो गया, ठीक है, ये जितने भी हो गए, एफपीआई हो गया, जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा, सारे जो है आपके कैपिटल अकाउंट में आएंगे। करंट अकाउंट में जिनकी हम कैश में ज़्यादा डीलिंग करते हैं उन्हें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैश में डीलिंग, शिपिंग जो है आपकी वही है, और उसके बाद में जितने भी हैं आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारे जो है आपके कैपिटल अकाउंट वाली साइड आएंगे। एक बार इसे आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं जाके, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से उनको दोनों को एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, सेम एज क्वेश्चन है जैसे लास्ट फर्स्ट शिफ्ट में हमने पढ़ा। वहां पे यह था कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन आपको दिख रहा है कि आपका जो यहाँ पे राइज इन प्राइस, ठीक है, वहां पे जो लास्ट क्वेश्चन था वहां था फॉल इन प्राइस, ठीक है। और आपका आंसर जो था वो था, यहाँ पे आपको लिख रहा है शिफ्ट इन लेफ्ट, तो वहां पे था शिफ्ट इन राइट वर्ड। जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम रहेगी। मैंने बोला था आपको इस तरह से जब प्राइस इसका फॉल करता है तो पहले ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रही थी, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। जब भी किसी का प्राइस जो है राइस होगा या फॉल होगा गुड का, तो जो आपकी ये वाली बजट लाइन होगी या प्राइस लाइन होगी, ये पूरा शिफ्ट नहीं करेगी, बल्कि इसका जो इंटरसेप्ट है वही चेंज होगा। तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, किसका, एक्स कम्युनिटी का, क्योंकि एक्स कम्युनिटी की जो प्राइसेस हैं वो राइस हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए वो लेफ्ट वर्ड को शिफ्ट हो जाएगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, इसका मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन जो है दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट द शॉर्ट
द शॉर्ट रन टोटल कास्ट कर्व इंक्रीज एट, यहाँ पे लिखा इंक्रीजिंग रेट। क्यों इंक्रीजिंग रेट है मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ग्राफ लूंगा, एक ग्राफ में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका रहेगा, यहाँ पे आपको पता है आपका रहेगा क्या, एवरेज रेवेन्यू रहेगी या फिर मार्जिनल रेवेन्यू रहेगी, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। और यहाँ पे आपकी रहेगी टोटल कास्ट, सॉरी एवरेज कास्ट रहेगी, ठीक है, इसी में इन्वॉल्व रहेगी आपकी टोटल कास्ट भी, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है आपका, वो वाला होता है ये वाला, जहाँ पे एवरेज कास्ट जो है आपकी वो किसके साथ में इंटरसेक्ट करती है, आपकी एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू के साथ में, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये रहेगा क्या, आपका ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर इसी एवरेज कास्ट कर्व की जगह पे आपकी एवरेज वेरिएबल कास्ट होती, एवरेज वेरिएबल कास्ट होती, तो ये आपका जो पॉइंट होता है ये होता है शट डाउन पॉइंट, ठीक है। लेकिन अभी आपकी जो एवरेज कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एवरेज रेवेन्यू को, तो आपकी क्या यहाँ पे पॉइंट रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि बियॉन्ड दी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में आपकी जो एवरेज टोटल कास्ट है वो इंक्रीज होगी किस रेट से, ठीक है। तो वो किस रेट से इंक्रीज होगी, सबसे पहले इससे पहले वाले पे अगर आप फोकस करेंगे, अगर यहाँ से पहले वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे, तो ये जो कास्ट है, एवरेज कास्ट है, वो क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, ठीक है, यानी फॉल हो रही है। और इसके बाद में ये कास्ट जो है वो राइज हो रही है, एवरेज कास्ट राइज हो रही है, जो कि फर्दर जो है इंक्रीज करेगी किसको, टोटल कास्ट को, मार्जिनल कास्ट को, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में जो कास्ट हैं वो इंक्रीज होती हैं, इंक्रीज होती हैं। इसका ये मतलब है कि अब कास्ट बढ़ गई हैं और उसका प्रॉफिट कम हो रहा है और बिजनेस जो है उसका वो लॉस में जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि बियॉन्ड जो होता है पॉइंट ब्रेक इवन के बाद में जो कॉस्ट होती हैं वो कैसी रहती हैं, ठीक है। कॉस्ट कब इंक्रीज होती हैं, विद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, क्योंकि वो दोनों जो है वो बढ़ रही हैं। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूटिलिटी डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो वही बताती है कि जो एक कंज्यूमर है वो कितना प्रिपेयर है एक नेक्स्ट यूनिट जो है परचेज करने, क्योंकि हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक एडिशनल यूनिट है, ठीक है, एडिशनल यूटिलिटी है। पर आउटपुट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि अब क्या प्रोड्यूसर, एक जो कंज्यूमर है वो कितनी यूटिलिटी कंज्यूम करेगा या कितना जो नेक्स्ट कितने पे करने के लिए रेडी है या नहीं है। तो मार्जिनल यूटिलिटीज का सिंपल जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, लास्ट टाइम जो है आपको क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ा वहां पे आपको टैक्स को डिफाइन किया गया था, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट टैक्स को जो है वो डिफाइन किया गया है। यानी यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्ट बर्डन नहीं होता है, वो डायरेक्ट बर्डन नहीं होता है, और इसके वो जो है ट्रांसफर हो सकता है नेक्स्ट पर्सन पे, ठीक है। यानी जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स की अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है डायरेक्ट बर्डन नहीं होता है, ये ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे पर्सन पे या फिर दूसरे किसी इंडिविजुअल पे। इसलिए यहाँ पे जो है आप इस क्वेश्चन 15 में आपको जो है ये टैक्स को जो है डिफाइन किया गया था लास्ट टाइम पे, और इस वाले पे इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन किया गया है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये यहाँ पे लिखा है शिफ्टेड टू अदर सो दैट दोज हु पे दिस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट डू नॉट बेयर दी होल बर्डन, ठीक है। यानी पूरा का पूरा बर्डन जो है वो एक इंडिविजुअल पे नहीं आता, इसे शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे किसी इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट रहेगा आपका 16 क्वेश्चन। 16 आती थी मेजर, विच मेजर हैज बीन टेकन अंडर द रिफॉर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये आपका लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आंसर तो आपको आपके सामने है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। इंटरमीडिएटरीज की एवोल्यूशन तो की गई थी, खत्म किया गया था उसके, इसके साथ साथ में और क्या चीजें जो है वो लाई गई थी। तो इसमें आप सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है आपकी सीलिंग की गई थी किस पे, लैंड होल्डिंग पे, ठीक है। लैंड होल्डिंग पे सीलिंग, ये दूसरा रिफॉर्म था। तीसरा रिफॉर्म जो है वो आपका रहेगा किसमें, टेनेसी रिफॉर्म्स, ठीक है। यानी टैक्सेस का जो है वो चेंज किया गया था, यानी जितने भी आपके टैक्स देते थे फार्मर्स थे उसमें भी जो है रिफॉर्म्स किए गए थे। तो तीन तरह के मेजर रिफॉर्म्स हुए थे लैंड रिफॉर्म में, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, सीलिंग लगाई गई थी किस पे, लैंड होल्डिंग्स में, ठीक है, और टेनेसी रिफॉर्म्स लाए गए थे, यानी टैक्स का जो पूरा सीन है या फिर जितने भी आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे लैंड के रिलेटेड उन्हें जो है वो इम्प्रूव किया गया था। तो ये आपके तीन जो है आपके मेन लैंड रिफॉर्म के जो है आपके एलिमेंट्स रहेंगे। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी दो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो राइट आंसर जो है एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज वो रहेगा आपका। 17 क्वेश्चन जो है हेराल्ड डोमर मॉडल में से है, डोमर ग्रोथ मॉडल में से है कि जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है
वो क्या होगा जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम होगी, या ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ जो ग्रोथ है इनकम की वो क्या होगी जब इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे लिखा है जब, ये तो सिंपल इक्वेशन है कि जब आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा तभी आपका चेंज इन जो है इनकम होगा या चेंज इन ग्रोथ होगा। यानी अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इनकम भी जो है इंक्रीज होगी, तो यानी दोनों ग्रेटर ग्रेटर आएंगे। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। 18 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको इस लेक्चर के लास्ट में जो है इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताने वाला हूँ। पहले मैं दूसरे क्वेश्चन जो है आपके वो कवर कर लूँ। ठीक है, 19 क्वेश्चन जो है आपका ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। इस क्वेश्चन में से आपको और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको सिंपल सी जो है एक डायग्राम बताऊंगा जिसको आप जो है इजीली अगर आप माइंड में रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज लिखी है कि जब किसी कम्युनिटी की प्राइस में फॉल होता है तो टोटल रेवेन्यू जो होती है उस पर क्या फर्क पड़ता है अगर डिमांड जो है वो इलास्टिक हो। ठीक है, आप इस वाली डायग्राम पे जो है अच्छे से फोकस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एक्सप्लेन करके कि क्या जो है इसका फर्क रहने वाला है, और ये काफी इजी है और आपको इन फ्यूचर जो है काफी ज्यादा काम आएगी ये डायग्राम। आप इसको माइंड में रख सकते हैं। यहाँ पे मैं प्राइसेस लूंगा, यहाँ पे मैं टोटल रेवेन्यू लूंगा जिन दोनों की बात हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है, मैं कलर चेंज करके एक बार आपको बता दूं। यहाँ पे मैं आप लूंगा, यहाँ पे जो प्राइस लिया है मैंने, यहाँ पे मैं एक कर्व लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरी कर्व लूंगा। ठीक है, इससे पहले एक बार मैं कलर चेंज करके आपको यहाँ पे लिख के बता दूं कि यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन 1 होती है, यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, और यहाँ नीचे जो है आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। ठीक है, अब हमें बोला है कि डिमांड जो है वो इलास्टिक है, यानी हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन पे। ठीक है, क्योंकि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मतलब डिमांड इलास्टिक है। अब आपका क्या है, प्राइसेस उसने बोला कि आपके क्वेश्चन में कि प्राइसेस जो है आपके वो क्या कर रहे हैं, वो फॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइसेस जो है वो फॉल कर रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आगे प्राइसेस, आपके प्राइसेस फॉल कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लाई कर रहे हैं इस वाली कंडीशन में, क्योंकि डिमांड इलास्टिक है, प्राइस कम हुए और टोटल रेवेन्यू बढ़ गई। अब आप कहीं पे देखें कि आपको क्या पूछा है कि जब प्राइस फॉल होगा तो टोटल रेवेन्यू में क्या फर्क होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज, और ग्राफ आपके सामने है, जब भी प्राइस फॉल हुआ टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गई। अगर मैं इसका अपोजिट बताऊं आपको, ठीक है, इसी सिचुएशन का अपोजिट बताऊं, यहाँ पे अगर प्राइस जो है राइज करेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर इस केस में प्राइस फॉल करेगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर इस केस में प्राइस राइज करेगा तो टोटल रेवेन्यू भी राइज करेगी। ये कौन सी इक्वेशन रहेगी आपकी, ये कौन सी सिचुएशन रहेगी जहां पे डिमांड इन इलास्टिक हो गई। ठीक है, तो होप ये आपको क्लियर जो है हो गया होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन लिखा है विच थ्योरी सीक्स टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी के रेफरेंस में होगी वो होगी आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि आपकी एक थ्योरी है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी थ्योरी है वो किससे डील करती है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से। ठीक है, जब हम उसे मेजर करते हैं क्वांटिटी के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 21 फिर से हेरोल्ड डोमर मॉडल में है। ये वही इक्वेशन जो मैंने आपको बताई, सेम एज वही इक्वेशन रहेगी। आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वीडियो लेंथी हो जाएगी। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी जो है वो भी आपको एट द एंड करके दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी इजी है कि गवर्नमेंट ने जो है कौन से रिफॉर्म जो है वो लाए थे 1991 में, तो लिबरलाइजेशन उसमें से एक था। वो आपका राइट आंसर रहेगा। 23 में आपको लिखा है, हाँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें आप एक तो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, मोर देन 364 डेज का इसमें आप देखते हैं, यानी शॉर्ट टर्म नहीं होता। और इसको आप डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, यानी कि ऐसे अनएम्प्लॉयड जो वर्क तो कर रहे होते हैं पर गेनफुल वर्क उनका नहीं होता है। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयड आपको जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में मिलते हैं, यानी उतने लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं पर वो गेनफुल वर्क जो है उनका नहीं आ रहा होता है। तो इस तरह के आप क्या बोलेंगे, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी लास्ट वाली शिफ्ट में भी आपने देखा कि लास्ट वेरिएबल प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था, इस बार भी लास्ट वेरिएबल प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। और इस बार सिचुएशन हमें बताई है, वो वाली सिचुएशन जो है वो है आपकी स्टेज थर्ड की। ठीक है, लेकिन हमें से जो इस वक्त चीज पूछी है वो अलग है। ये रहेगी आपकी फर्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड स्टेज। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि थर्ड स्टेज में आपका
लॉ ऑफ वेरिएबल्स जो है वो थर्ड स्टेज में कौन सी स्टेज में, ये इनमें से कौन सी कंडीशन है जो होल्ड होगी थर्ड वाले स्टेज में। तो फर्स्ट चीज यहाँ पे लिखी है, सॉरी, जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा वेरिएबल फैक्टर्स इज टू मच रिलेटेड टू द फिक्स्ड वैल्यू। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि यानी जो ये वाली स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका वेरिएबल फैक्टर्स है ना वो काफी ज्यादा रिलेटिव हो गए हैं किससे, फिक्स्ड फैक्टर के, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो एक है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक पीस ऑफ लैंड है आपके पास में जो कि एक फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, ना ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। वो फिक्स्ड लैंड जो है आपके पास में, अब उसके ऊपर जो है वर्कर जो है, आप लेबर जो है वो एम्प्लॉय करते जा रहे हैं, ठीक है, करते जा रहे हैं, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो फिक्स फैक्टर है इसकी वो कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी कि आप और बेयर नहीं कर सकता ये वेरिएबल फैक्टर्स को। तो ये जो स्टेज थर्ड है ये ऐसी स्टेज है जहां पे बहुत सारे आपने क्या किया, वेरिएबल फैक्टर जो है वो रिलेटिव कर दिए हैं, इंपोज कर दिए हैं किसके ऊपर, एक फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर। अब जो है इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो दोनों क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, जो कि लास्ट टाइम भी आपको क्वेश्चन था कि क्या होता है, डिक्लाइन हो जाती है। तो ये वाली स्टेज जो है यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर है वो बहुत ज्यादा रिलेटिव हो जाता है किसके ऊपर, फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर और दोनों की प्रोडक्टिविटी जो है वो फॉल हो जाती है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट टाइम भी आपका आया हुआ था कुछ इरिगेशन के रिलेटेड इस तरह से था, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा है आपका, जो भी ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप कर रहे हैं, रोड बिल्डिंग सच एज जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं वो सब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। इसके बाद में जितने भी आपको दिख रहे हैं वो आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर हो सकता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है, इस तरह के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसके बदले में आपको कल को सर्विस कोई ना कोई मिलने वाली है, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन। अभी हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपका जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में सबसे पहले में आपको ये समझना होगा कि ये कौन सा मेथड जो है वो लगेगा इस पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन, ठीक है। अब नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए आपको पता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी है, तो ये क्वेश्चन आपको भी डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। मैंने नेशनल इनकम का जो आपका टॉपिक है यानी जो लेक्चर है वो काफी अच्छे से लिया है, सभी मेथड्स को कवर किया है, किस तरह से मेजरमेंट करनी है न्यूमेरिकल वो भी बताया है। आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जो है मिल जाएगा। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए आपके पास में काफी सारे जो है, यानी तीन चार जो है आपके पास में मेथड्स रहते हैं, जिसमें से वैल्यू एडेड मेथड एक है, इनकम मेथड एक है, एक्सपेंडिचर मेथड एक है, ठीक है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कौन सा, वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड जो है आपको वो यूज करके यहाँ पे जो है ये बताना है कि आपकी जो है जीडीपी एट फैक्टर कास्ट क्या रहेगी, ठीक है। आपको मेजर क्या करना है, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कास्ट जो है आपको मेजर करना है, और आपके पास में ये सारे जो है आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब आपको ये देखना है किस तरह से आप इनका यूज करके आप अपना जीडीपी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एट फैक्टर कास्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक रफ पेज पे यहाँ पे लेके जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसको आपको मेजर करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको क्या मेजर करना है, आपको मेजर करना है जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कास्ट आपको करना है, और हमें करना है वैल्यू एडिड मेथड से, ठीक है। किससे, वैल्यू एडिड मेथड से, ठीक है। वैल्यू एडिड मेथड आपको यूज करना है। वैल्यू एडिड मेथड में आपको जो दो तीन चीजें जो है जरूरी चाहिए होती हैं, सबसे पहले मैं आपको वो वाली चीजें जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे बताऊँ, वैल्यू एडेड मेथड में आपको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले चाहिए होता है आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपको दो चीजें जो है वो कंसीडर करनी होती हैं, एक करनी होती है सेल्स, ठीक है। जब आप सेल्स में से माइनस कर देते हैं क्या, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। वैल्यू ऑफ मैथ आपको चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, जब आप सेल्स में से क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक जो है वो निकालते हैं। अब आपके पास में सेल्स तो एज इट इज आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको दे रखी है, ठीक है, लेकिन चेंज इन स्टॉक जो है वो आपको नहीं दे रखा, ठीक है। चेंज इन स्टॉक आप कैसे निकालेंगे, जो आपका चेंज इन स्टॉक होता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, चेंज इन जो स्टॉक होता है वो इक्वल टू होता है क्लोजिंग माइनस, सॉरी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक बार मैं क्वेश्चन पे आपको लेके जाऊंगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए आपको चाहिए सेल्स,
और आपको सेल्स में से माइनस करना है क्या, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक कैसे मिलेगा आपको, चेंज इन स्टॉक आपको मिलेगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग ऑफ स्टॉक्स भी मिलेंगी, ओपनिंग ऑफ स्टॉक्स भी मिलेंगी, दोनों फर्म की। ठीक है, तो आपके ये अच्छे से आपको आपके सामने क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, आपको जब वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कब मिलेगी, जब सेल्स में से चेंज इन स्टॉक निकालेंगे। चेंज इन स्टॉक देखो सेल्स भी दे रखा है और चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, तो यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको जीडीपी, आपको वैल्यू एडिड कैसे मिलेगा, ठीक है, ओवरऑल ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, आपको वैल्यू एडिड कैसे मिलेगा, जब आप इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएटरी कॉस्ट निकाल देंगे। अब ये इंटरमीडिएटरी कॉस्ट कौन सी होती है, वो ऐसी कॉस्ट जो परचेजेस हुई होती है किसकी, फर्म्स की। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, परचेजेस फ्रॉम बी बाय फर्म ए, फिर परचेजेस ऑफ ए फ्रॉम फर्म बी। ठीक है, जब आप ये दोनों वैल्यू ऑफ आउटपुट से निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वैल्यू एडिड। तो वैल्यू एडिड ही आपका क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वैल्यू एडिड मेथड के रेफरेंस में। जब आपके पास में ग्रॉस वैल्यू, जब आपके पास में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा वो, लेकिन वो जीडीपी आएगा आपका मार्केट प्राइस में। अब आप मार्केट प्राइस में है, आपको क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में करने के लिए आप उसमें से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। इसको आपको जल्दी से जो है एक बार सॉल्व करके बता देता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया, पहले मैं सबसे एग्जांपल लूंगा किसकी, सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा फर्म ए की। ठीक है, फर्म ए की मैं एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, सेल्स, और सेल्स में से हम क्या निकालेंगे, सेल्स में से हम माइनस कर देंगे चेंज इन स्टॉक। ठीक है, फिर हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तो सेल्स जो है फर्म ए की आपको दिख रहा है कितनी है, 500। ठीक है, सेल्स कितनी है, 500। यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्म ए की सेल्स कितनी है, 500। और आपके पास में आपको चाहिए चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक यानी ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, किसकी, फर्म ए की। यहाँ पे देखो फर्म ए की क्लोजिंग ओपनिंग कितनी है, फर्म ए की ओपनिंग है आपकी 125। ठीक है, 125। ठीक है, और आपकी क्लोजिंग कितनी है फर्म ए की, 100। ठीक है, यानी 125 में से 100 निकालेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, कितना आ जाएगा आपके पास में, आपके पास में जाएगा 25। ठीक है, यानी आपके पास में ये देखो, अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हमारे पास सेल्स आ गई एक, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, सेल्स भी आ गई, और दूसरा हमारे पास चेंज इन स्टॉक भी आ गया। सेल्स ये रही आपकी और चेंज इन स्टॉक ये रहा। चेंज इन स्टॉक कैसे आया, चेंज इन स्टॉक हमने किया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, फर्म ए का। अब इन दोनों को निकालेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 475। ठीक है, 475 क्या आया आपके पास में, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म फर्म ए। ठीक है, फर्म ए की आपके पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आ गई, 475। अब मैंने आपको बताया ये किसकी अब इसमें से आपको क्या करना है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, अब हमें वैल्यू एडिट करना है। मैंने आपको बताया कि वैल्यू एडिट कैसे निकलेगा आपका, वैल्यू एडिट निकलेगा जब आपने ये जो 475 निकाला है, 475 यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएटरी कॉस्ट। तो इंटरमीडिएटरी कॉस्ट यहाँ पे देखेंगे आपके परचेज फ्रॉम बी बाय फर्म ए, जो सेकंड ऑप्शन है, मतलब जो परचेजेस कर रहा है कौन, फर्म ए कर रहा है किससे, फर्म बी के, तो वो कितना है 200। तो 475 से 200 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 275। ठीक है, फर्म ए का हमने देख लिया कितना आया, 275। सेम एज हम किसका देखेंगे, हम देखेंगे फर्म बी का। ठीक है, अब फर्म बी का हम देखेंगे, फर्म बी का हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, सेल्स में से माइनस कर देंगे चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी है इसकी, यहाँ पे आपको देखेगा फर्म बी की सेल्स जो है वो है 1000। 1000 है, हमें माइनस करना है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे माइनस होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हम देखेंगे फर्म बी की। ठीक है, फर्म बी की ओपनिंग है 225 और क्लोजिंग है फर्म बी की 175। ठीक है, तो कितना हो गया, 225 से 175 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है, अब हमारे पास 50 आ गया, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 950। ये 950 क्या आ गया हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब जब इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएटरी कॉस्ट निकाल देंगे, यानी परचेजेस फ्रॉम ए बाय फर्म बी, ये वाला 300, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 300 जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा 650। ठीक है, तो अब हमने देखा 650। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में क्या, 650 आ गया फर्म बी का वैल्यू एडिड। ठीक है, अब हमने देखा था कि वैल्यू एडिड जो है, वैल्यू एडिड जो है किसका, फर्म फर्म ए का प्लस बी का, दोनों का। फर्म ए का हमने देखा था 275 प्लस दूसरे का हमने देखा 650। ठीक है, ये हमारे पास आ गए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा 925। ठीक है,
फाइनल जीडीपी हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। अभी तक हमने फैक्टर कास्ट नहीं निकाला, ये मार्केट प्राइस है। ये आ जाएगा हमारे पास 925, ठीक है। 925 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास में 925 आ गया। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 925। अब हमारे पास में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे है हमारे पास में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जो कितनी है 150, ठीक है। हमें पता है हमें जब करना है क्या, मार्केट प्राइस में हमारे पास है, हमें फैक्टर कास्ट करना है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, इनमें से हम माइनस कर देंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम करके देखते हैं, हमारे पास में जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना था 950, इसमें से हमने माइनस करना है क्या, क्योंकि हमें फैक्टर कास्ट पे जाना है, तो 150। जब आप इसमें से 150 जो है माइनस करेंगे तो आपके पास में बचेगा 775, ठीक है। 775 जो है आपकी बन जाएगी जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है सी जो है वो हो जाएगा 775 करोड़ जो है वो आपका होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तीन ही चीजें इसमें कंसीडर की हैं, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड था, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, जिसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें सेल्स चाहिए, जिसमें से हम चेंज इन स्टॉक निकाल देंगे। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, बेसिकली ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है। जब भी आपके पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी, इसमें से आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को निकाल देंगे तो वैल्यू एडिड आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू एडिड ही अपने आप में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। दोनों का सम करेंगे, फर्म ए और फर्म बी का, आपके पास में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा एट मार्केट कास्ट, मार्केट प्राइस, सॉरी मार्केट कास्ट नहीं, मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में से फैक्टर कास्ट में जाना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होते हैं। तो फैक्टर कास्ट में जाने के लिए हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है 150 वो माइनस किए, तो आपके पास में आ गया 775 करोड़ जो है जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। तो होपफुली ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा। मैं एक वीडियो जो है अलग से लूंगा जिसमें आपके सभी न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करवाऊंगा मैं। अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। इससे पहले वाला पार्ट भी आप देखें, और अगर आपको इससे नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट की क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं वो डेफिनेटली जो है अपलोड कर दूंगा। तो ये आपका जो था पूरा सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन जो है विद न्यूमेरिकल आपके साथ में मैंने सॉल्व किए। होपफुली आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। हमारे जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू वहाँ पे क्विज जो है, आपका एग्जाम नियर बाय है। आप जितने भी MCQ है वो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, आपके टेलीग्राम पे भी, आपके इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और वीडियोज़ को ज़रूर जो है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए होगा इसी तरह से MCQ के लिए, तो आप चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।